सभी, दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉप पर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी हिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी इस रैपिड रिवीजन सीरीज में, जहां पर आज हम रिवाइज करेंगे हमारा क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर। चलिए जी, तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है 10th से लेकर 17th सेंचुरी के समय तक का। और यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि इंडिया को विजिट करने जो समय समय पर मिडीवल इंडिया में जो अलग अलग ट्रैवलर्स आए हुए थे, उन्होंने इंडिया को किस नजरिए से देखा हुआ था और इंडिया के बारे में क्या अकाउंट जो है वो उन्होंने यहाँ पर प्रिपेयर करे हुए थे। तो सबसे पहले अगर हम समझे कि भाई ट्रैवलर्स किसी भी देश में आते क्यों हैं, ठीक, तो सबसे पहले क्या बताया जाता है कि भाई या तो वो सर्च ऑफ वर्क में आ रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या किसी भी रीजन में अच्छी खासी होती है, इस कारण से वो यहाँ पर आएंगे, या फिर क्योंकि उनके रीजन में नेचुरल कैलामिटीज हो रही हैं, डिजास्टर्स हो रहे हैं, फ्लड की सिचुएशन आ रही है, इस कारण से वो किसी नए एरिया पर मूव कर जाते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि वो एज अ ट्रेडर, मर्चेंट, सोल्जर, प्रीस्ट, पिलग्रिम्स, इस तरीके से किसी नए एरिया को, किसी नई जिंदगी को, किसी नए चीजों को घूमने के लिए विजिट करने के लिए आ जाया करते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि इब्न बतूता जैसे लोग जो सेंस ऑफ एडवेंचर है ना, कि भाई अपने यहाँ तो सब कुछ बढ़िया ही है लेकिन फिर भी दुनिया घूमना है, देखना है, तो इस कारण से भी किसी नए लैंड की तरफ ये लोग आगे बढ़ जाया करते हैं। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर हमने 3 मेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे अल-बरूनी, दूसरे हैं इब्न बतूता और तीसरे हैं फ्रैंकोइस बर्नियर। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें अल-बरूनी के साथ, तो अल-बरूनी कब आए थे इंडिया में? ये आए हुए थे 11th सेंचुरी में। किस कंट्री से आए हुए थे? ये आए हुए थे उज्बेकिस्तान से। अब जब उज्बेकिस्तान से आए हुए थे तो इन्होंने इंडिया को देखा, विजिट किया और यहाँ पर अपने जो भी एक्सपीरियंसेस थे, ऑब्जर्वेशंस थे, उन सभी को उन्होंने अपनी किताब में लिखा जिसका नाम था किताबुल हिंद। इस किताब को उन्होंने लिखा अरेबिक लैंग्वेज में। और जब आए कैसे थे इंडिया में, ये बात हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई ख्वारिज्म से महमूद गजनी जो है, जब उन्होंने वहां से अटैक किया उस जगह पर, तो वहां से वो अपने साथ कई सारे इंटेलेक्चुअल्स जो है, स्कॉलर्स जो है, उनको इंडिया लेकर आते हैं और इंडिया में इन लोगों ने रहकर अपने अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जब अगर आप अल-बरूनी की बात करेंगे तो ये महमूद गजनवी के समय पर इंडिया में आए और इन्होंने इंडिया के ऊपर जो अकाउंट लिखा उसमें कई सारे मैटर्स के ऊपर, जैसे कि रिलीजन हो गया, फिलॉसफी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, सोशल लाइफ हो गया, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने अपना अकाउंट जो है वो लिखा हुआ है। अब वहीं पर अगर हम हमारे दूसरे ट्रैवलर की बात करें यानी कि इब्न बतूता की, तो ये इंडिया में आए हुए थे 14th सेंचुरी पर। ठीक है, 14th सेंचुरी में तो भैया आए कहां से? ये आए हुए थे टैंजियर, मोरक्को से। और मोरक्को से आने के बाद अपने सेंस ऑफ एडवेंचर के ऊपर जो सफरनामा, जो किताब इन्होंने लिखी हुई थी, उसका नाम था रहला। अब रहला इन्होंने भी किस में लिखी हुई है? अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई थी। अब यहां से समझते हैं कि भाई जिस समय पर इब्न बतूता इंडिया में आए हुए थे उस समय पर इंडिया के रूलर कौन थे? तो उस समय पर इंडिया में रूल कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, सो मोहम्मद बिन तुगलक से ये मिलते हैं और उनसे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और इस कारण से उन्हें दिल्ली का काजी भी वो यहां पर अपॉइंट कर दिया करते हैं। ठीक है जी, अब यहां पर अगर हम बात करें कि भाई इब्न बतूता को इंडिया ने किन मैटर्स के ऊपर उन्होंने अपनी किताबें लिखी हुई है, तो यहाँ पर उन्होंने इंडियन सिटीज को ऑब्जर्व किया, इंडिया के कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑब्जर्व किया, स्लेवरी को देखा, एग्रीकल्चर को देखा, ट्रेड को देखा। ठीक है, तो ये सभी पैरामीटर्स जो हैं जिनकी बात इब्न बतूता के अकाउंट से हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर बात करी जाए फ्रैंकोइस बर्नियर की, तो भाई फ्रैंकोइस बर्नियर जो है वो एक यूरोपियन ट्रैवलर है जो इंडिया में आते हैं मुगल पीरियड में। ठीक है जी, तो इनका डेट ऑफ विजिट देखा जा रहा है 17th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, अगर किस कंट्री से आए हुए तो फ्रांस से आए हुए हैं और इन्होंने जो किताब लिखी हुई है उसका नाम है द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो भाई मुगल एम्पायर में आने के बाद फ्रैंकोइस बर्नियर ने जो जो भी चीजें देखी हुई है उन सभी को उन्होंने अपने फ्रांस राजा के लिए, है ना, उनको एक्नॉलेज किया हुआ है और यहाँ पर उन्होंने वो सभी चीजें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई है। चलिए, उसके बाद बात करी जाए कि भाई जब आए हुए थे तो इंडिया में कौन रूल कर रहा था उस समय पर? तो शाहजहां और उनके बेटे औरंगजेब, मतलब पूरा जितने जो 12 साल वो यहाँ पर रहे हुए हैं उसमें उन्होंने ये सारे अकाउंट जो है वो अपने प्रिपेयर करे हुए हैं। तो शाहजहां से लेकर औरंगजेब के समय तक इंडिया में रहे और दारा शिको जो कि एक मुगल प्रिंस थे, उनके फिजिशियन बन के भी इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ था। ठीक है जी, अब जो अकाउंट लिखा हुआ है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो यहाँ पर उन्होंने बात करी हुई थी ओनरशिप ऑफ लैंड की, कि इंडिया में किस तरीके से पब्लिक ओनरशिप ऑफ लैंड होने के कारण इंडिया क्यों बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, क्यों वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने बात करी था काउंट ऑफ टाउन्स की, कि इंडिया में जो भी टाउन्स है वो कैंप टाउन्स होते हैं, कि राजा जहां पर भी है वहीं पर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा और जैसा ही राजा या नवाब वहां से जाएंगे
जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो एरिया होगा वो डेजर्टेड हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे मैटर्स जो है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो आपके यहाँ पर फ्रेम हो जाया करते हैं। चलिए जी, अब यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो वन बाय वन हमारे हर एक ट्रैवलर को देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अल बरूनी की। अब अल बरूनी की बात करी जाए तो ही लर्न संस्कृत, है ना, इन्होंने संस्कृत सीखी। फिलोसफिकल टेक्स्ट के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया के बारे में लिखी हुई है। अब अल बरूनी एक ऐसे ट्रैवलर थे जिन्हें एक नहीं बल्कि मल्टीपल लैंग्वेजेस आती। तो ही वॉज अ फेमस लिंग्विस्ट जिन्हें सीरियाक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, ये सभी लैंग्वेजेस जो है वो उनमें काफी वेल वर्स्ड थे। एंड ही स्पीक अबाउट द मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो अगर आप अल बरूनी के अकाउंट्स को पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर उन्होंने पता लगाई है। और पता लगाई कैसे है, तो ये उन्होंने लगाई हुई है अपने ब्राह्मण मित्रों के थ्रू, है ना, उनके ब्राह्मण फ्रेंड्स जो उन्होंने यहाँ पर इंडिया में आकर बनाए, उनसे उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें समझी हुई है। तो विद द हेल्प ऑफ हिज ब्राह्मण फ्रेंड्स उन्होंने इंडिया का जो टेक्स्ट था उसे पढ़ा, उसे समझा, और यहाँ पर उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें हमें बताई हुई हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताई हुई थी हमारे चतुर्वर्ण सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में वो बताते हैं कि भाई दिस इज नॉट यूनिक टू इंडिया, की यूनिक में जिस तरीके से सोशल ऑक्यूपेशन के बेसिस पर सोसाइटी को कैटेगराइज किया है 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, दिस इज नॉट यूनिक टू इंडिया। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में ही, इंडिया के जैसे जो दूसरी सोसाइटीज है जैसे कि पर्शियन सोसाइटीज, वहां पर भी इसी तरीके का जो कैटेगराइजेशन है वो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाया करता है। उसके बाद जो दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पर बोली वो ये थी कि भाई जो नोशन ऑफ पोल्यूशन यहाँ पर स्प्रेड हो रहा था कि भाई एक बार अगर आप किसी अनटचेबल्स को देख लेते हैं, छू लेते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं अपवित्र हो गए, इम्प्योर हो गए। तो इस नोशन से कहीं ना कहीं वो डिसएग्री करते हैं और ये बोलते हैं कि नेचर अपने आप हर एक चीज को, है ना, जो विंड है, जो सनलाइट है, वो अपने आप हर एक चीज को क्या कर रहा है, प्योर कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज द सीइंग और ऑब्जर्वेंस या आपके टच से कोई भी इंसान इम्प्योर नहीं हो जाता, ना आप उस चीज से इम्प्योर हो रहे हैं। ठीक है, सो इट डिसअप्रूव द नोशन ऑफ पोल्यूशन। अब दूसरी चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं ज्यादातर 3 मार्क्स के, तो वो ये है कि भाई अल बरूनी जब इंडिया में आए हुए थे तो उन्हें इंडियन टेक्स्ट को, इंडियन नॉलेज को समझने के लिए उन्हें कौन कौन से बैरियर्स को फेस करना पड़ा। तो सबसे पहला बैरियर जो उन्होंने फेस किया दैट इज द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या थी बेटा, कि अगर आप संस्कृत लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। वहां पर हर एक टर्म के लिए एक नया कॉनोटेशन यूज किया जाएगा, एक नया वर्ड यूज किया जाएगा, एक ही वर्ड के कुछ अलग अलग मीनिंग्स थे। तो इस कारण से अल बरूनी को संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ना समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई। उसके बाद दूसरी चीज कि भाई इंडिया की जो रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस थे वो काफी अलग थे पर्शियन रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस से। तो यहां पर उन्हें समझना, है ना, हमारा वे ऑफ वर्शिप, हमारा वे ऑफ कल्चर, कस्टम, ये सभी चीजें अल बरूनी के समझने के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद जो तीसरी चीज, जो तीसरा बैरियर उन्होंने फेस किया था, इंसुलैरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, की इंडियन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा अपने आइडिया थॉट जो है वो किसी नए व्यक्ति के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती है। ठीक है, दे आर नॉट वेरी ओपन। तो इस कारण से अल बरूनी जो है वो इंडियन सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीजें जो कॉमन मास से समझ सकता था वो यहाँ पर वो नहीं समझ पाए हैं। चलिए, अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे इब्न बतूता की। सो इब्न बतूता हु केम इन द 304 मोरक्कोज में इनका बर्थ हुआ था। उसके बाद इनकी जो किताब है उसका नाम है रहला। ठीक है, तो रहला द बुक ऑफ ट्रैवल इन्होंने यहाँ पर किताब लिखी हुई है। ठीक है, अब इस किताब को उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में लिखा और इसमें उन्होंने डिटेल अकाउंट हमें प्रोवाइड किया हुआ है 14th सेंचुरी के इंडियन सोसाइटी के बारे में। ठीक, अब कुछ बातें जो हमें इब्न बतूता के बारे में समझनी है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्हें ग्लोब ट्रॉटर या ग्लोबल ट्रैवलर कहा जा रहा है, क्योंकि भाई पूरी दुनिया घूमने का शौक है। ऑलमोस्ट इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर वो घूम चुके थे। उसके बाद बात करी जाए तो भाई घूमने का इसलिए शौक है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर व्यक्ति को सीखना है, समझना है, तो इंस्टेड कि वो बुक से पढ़े, ज्यादा अच्छा है कि वो चीजों को घूमे, है ना, ट्रैवल करे। और ट्रैवलर करने से उसे बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज जो है वो गेन कर सकता है। उसके बाद अगर इब्न बतूता की बात करी जाए तो भाई काफी इंटेलेक्चुअल आदमी थे वो, है ना, बहुत ज्यादा उन्हें जुडिशियल नॉलेज था। और इस कारण से जब मोहम्मद बिन तुगलक के राज में वो इंडिया आते हैं तो उस समय पर ही वॉज अपॉइंटेड एज द काजी बाय द तुगलक। ठीक, उसके बाद आगे जाकर मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं वो इब्न बतूता को एज अ एम्बेसडर बनाकर मंगोल्स के यहाँ पर चाइना भेजा जाता है। उसके बाद ही ऑल्सो ट्रैवल्ड, है ना, कि इंडिया के अलावा भी और भी कई सारी चीजें उन्होंने ट्रैवल करी हुई थी, जैसे अफ्रीका, अरेबिया, पर्शिया, इंडिया, चाइना, मालदीव, बंगाल, सुमात्रा, ये सभी जगह जो है वो इब्न बतूता ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रैवल जो है वो इंडिया में करी हुई है। चलिए, अब उसके बाद वो चीजें जो आपको इब्न बतूता के बारे में याद ही रखनी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है। ठीक है जी, तो वो क्या है, सबसे पहले था एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर, कि इब्न बतूता जब इंडिया में आए तो इंडिया में आके जो भी चीजें उन्होंने देखी उन सभी
सभी चीजों को उन्होंने कंपेयर किया उन चीजों के साथ जो वो पहले देख चुके थे। तो अगर आप बात करेंगे कोकोनट की, तो कोकोनट को उन्होंने बताया कि भाई कोकोनट का ट्री कैसे दिखता है, एक खजूर के पेड़ के जैसा दिखता है और उसका जो फ्रूट है वो एक ह्यूमन स्कल के जैसा दिख रहा है। वहीं पर अगर आप पान के पत्ते की बात करेंगे तो उसको उन्होंने कंपेयर किया ग्रेप वाइन के साथ, ठीक है। अरेका नट की उन्होंने बात करी कि भाई जिस तरीके से जायफल होता है वैसा ही कुछ अरेका नट भी होता है, ठीक है। सुपारी भी उसी तरीके से दिखती है। उसके बाद उन्होंने बात करी इंडियन सिटीज की, तो भाई इंडियन सिटीज के बारे में उन्होंने काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई ये सिटीज जो है ये काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, प्रॉस्परस है, म्यूजिकल शोज होते हैं यहाँ पर, है ना। ताराबाद की उन्होंने बात करी थी, दिल्ली और दौलताबाद जैसे बड़े शहरों का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था और ये भी बताया हुआ था कि जब भी कभी भी इन्वाजन होता है, वार होता है, तो उस समय पर ये जो शहर होते हैं ये डिसरप्ट हो जाया करते हैं। चलिए अब उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर इब्न बतूता ने हमें बताई हुई है वो था उस समय का पोस्टल सिस्टम, कि भाई पोस्टल सिस्टम जो है वो काफी रैपिड था, काफी एफिशिएंट था और उसको जिस तरीके से बनाया गया था उसके बारे में उन्होंने बहुत ही हमें विड डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो उन्होंने हमें बताया हुआ था कि जो पोस्टल सिस्टम है वो दो तरीके से काम कर रहा है, पहला है उलूक और दूसरा है यहाँ पर आपका दवा। सो उलूक क्या हुआ, उलूक वो तरीका हुआ जहां पर जो कम्युनिकेशन है वो हॉर्स के थ्रू किया जा रहा है कि भाई हॉर्स पोस्ट बनाए हुए हैं यहाँ पर एवरी 4 मील पर और हर एक तरीका जो है, हर एक हॉर्स जो है वो एक रिले रेस की तरीके से अपना इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ाते हुआ दिखेगा। उसके बाद दूसरा जो था वो था फुट सोल्जर का, ठीक है, कि फुट पोस्ट है कि एक इंसान दौड़ते हुए अपने हाथ में संदेशा लेकर एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर मूव कर रहा है। तो हर माइल में, है ना, पर माइल 3 स्टेशन यहाँ पर थे और ज्यादा रैपिड भी कौन सा था, ज्यादा रैपिड आपका दवा था, ठीक है, कि भले ही पैदल या दौड़ कर उसे किया जा रहा है लेकिन रैपिड इज दवा, ठीक है जी। चलिए अब यहां पर बात करते हैं हमारे तीसरे ट्रैवलर यानी कि फ्रैंकोइस बर्नर के बारे में। तो फ्रैंकोइस बर्नर जो कि फ्रांस से इंडिया आए हुए थे, ठीक है, और ये इंडिया आए किसके समय पर, तो ये आए थे इंडिया में जब रूल कर रहे थे यहाँ पर मुगल्स। तो मुगल्स के समय पर इन द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, ताकि उन्हें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा काम मिल जाए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ताकि वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की सारी चीजें जो है, सारे राज जो है वो फ्रांस के राजा को बता सके और वहां पर ये बता सके कि भाई इंडिया जो है वो कितने खराब तरीके से रूल किया जा रहा है और इसके लिए जरूरी है कि फ्रांस जैसे जो महान राज्य हैं वो इंडिया को आकर कॉलोनाइज कर ले, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने अपना सारा की सारा वर्क जो है वो डेडिकेट करते हैं वो लुई 14 को, ठीक है, और यहां पर उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से ईस्ट जो है वो कितना डिजेनरेटेड है, कितना खराब है एज कंपेयर टू वेस्ट, ठीक है। तो ये सारा कंपैरिजन ईस्ट और वेस्ट का उन्होंने अपने अकाउंट में यहां पर किया हुआ है। उसके बाद द डिजेनरेटेड ईस्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि भाई अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने अपने हर एक अकाउंट में, हर एक डिस्क्रिप्शन में हमेशा यही बताया हुआ है कि इंडिया में सारी चीजें खराब है और यूरोप जो है, फ्रांस स्पेशली अगर आप बात करें तो वहां पर सारी चीजें जो है वो बिल्कुल बढ़िया है, वो काफी सुपीरियर है एज कंपेयर टू इंडिया। देन ही टॉक अबाउट द बाइनरी अपोजिशन, ठीक है, कि भाई इंडिया और फ्रांस जो है दोनों के बीच में हर एक तरीके से उन्होंने कंपैरिजन किया है और ये बताया हुआ है कि इंडिया में हर एक चीज खराब है और वही चीज अगर आप फ्रांस की बात करेंगे तो वो चीज वहां पर बहुत बढ़िया है, जैसे कि द मोड ऑफ प्रॉपर्टी अक्यूमुलेशन, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप मुगल सिटीज की बात करेंगे तो दीज आर द काइंड ऑफ अ कैंप टाउन, है ना। कैंप टाउन क्या हो गया बेटा, कि जहां पर राजा है, जहां पर राजा का कोर्ट लगा हुआ है, वहीं के आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको डेवलपमेंट मिलेगा और जैसे ही राजा उस जगह से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है या राजा वहां से जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पूरा की पूरा एरिया जो हो जाता है वो डेजर्टेड हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है जी। अब वहीं पर अगर इनकी इंपॉर्टेंट चीज की बात करें जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, सो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, की लैंड ओनरशिप के बारे में यहाँ पर फ्रैंकोइस बर्नर ने क्या बताया हुआ है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि अगर आप मुगल एम्पायर की बात करेंगे तो देयर वाज अ लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि भाई सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास है, वो स्टेट के पास है, राजा के पास है, एम्परर के पास है, ठीक है जी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास है, क्राउन के पास है और इस कारण से ना तो स्टेट उसका डेवलपमेंट करता है, ना तो स्टेट उसके किसी तरीके से आगे बढ़ाने की उसकी बात करता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करने की बात करता है और ना ही जो व्यक्ति जो उस पर काम कर रहा है वो उस चीज की बात करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रॉफिट को बढ़ाता भी है तो अल्टीमेटली सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो स्टेट यहां पर ले जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है इस कारण से, क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई पूरी की पूरी ओनरशिप किसके पास है, क्राउन के पास है। इस कारण से जो व्यक्ति, जो इंडिविजुअल वहां पर काम कर रहा है वो उस जमीन के ऊपर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिलक्टेंट है ना, और इस कारण से वो जमीन जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज की तरफ जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम अबुल फजल जैसे राइटर्स की बात करें जो कि मुगल एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि अगर टैक्स लिया भी जाता था, अगर रेवेन्यू लिया भी जाता था लोगों से, तो दैट इज द ओनली काइंड ऑफ रेन्यूमरेशन, क्योंकि स्टेट जो है वो लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है
और इस कारण से है ना सिर्फ और सिर्फ इस सॉवरेनिटी के लिए, इस प्रोटेक्शन के लिए स्टेट जो है वो लोगों से थोड़ा बहुत पैसा रेन्यूमरेशन जो है वो लिया जा रहा है। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया में दो ही तरीके के लोग हैं, दो ही तरीके के ग्रुप है, एक या तो बिल्कुल क्रीम लेयर यानी कि एलीट ग्रुप है, या फिर बाकी की जो पूरी की पूरी जनता है वो बिल्कुल गरीब वर्ग है। ठीक है, बिल्कुल पुअर क्लास हो गई। तो इसके लिए उन्होंने बताया हुआ कि इंडिया में मिडिल क्लास जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, मिडिल क्लास जैसा कोई ग्रुप नहीं है, ना इंटेलेक्चुअल्स है, ना आप ब्यूरोक्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे, या तो आपको बिल्कुल अमीर लोग मिलेंगे, ठीक है, जो क्रीम लोग हो गए, और या तो फिर आपको बिल्कुल पुअर लोग इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर इन्हीं की थ्योरी से इंस्पायर्ड होकर आगे जाकर कुछ और यूरोपियन राइटर्स ने इंडिया का व्यू प्रिपेयर किया हुआ है, तो उनमें से एक है मोंटेस्क्यू, जिन्होंने बात करी हुई थी ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की। ठीक है, कि भाई ओरिएंट में या ईस्ट के अगर आप बात करेंगे तो वहां पर जो राजा है वो डिस्पोटिक है, वो किसी की बात नहीं सुनते, अपनी मर्जी से जो भी उन्हें राज्य अपना एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो उस तरीके का रूल जो है वो इंडिया में कर रहे हैं। वहीं पर अगर आप कार्ल मार्क्स की बात करेंगे, सो ही रोट अबाउट द एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो भी प्रॉफिट होता था वो सारा की सारा स्टेट जो है वो लोगों से ले रहा है। ठीक है, इसके कारण जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटरिएट क्लास है, वो वहां पर अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। सो आर्टिजन हैड द नो इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर्स बिकॉज द प्रॉफिट इज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। और मैन्युफैक्चरर्स जो है, लेकिन ये भी बताया गया कि भाई भले ही इंडिया में सारी चीजें है ना, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप बात करोगे कि सारा की सारा प्रॉफिट जो है वो स्टेट ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इंडिया का टेक्सटाइल देखोगे, इंडिया का आर्ट एंड क्राफ्ट देखोगे, तो ये जो है ये वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अपनी पहचान बना रहा है। सो मैन्युफैक्चरर्स वर एक्सपोर्टेड इन द एक्सचेंज ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर इन द प्रीशियस मेटल दैट फ्लो टू द इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन जो है वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जिनके ऊपर और क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, दैट इज द वुमेन, स्लेव, सती एंड लेबरर, कि इन लोगों के बारे में इन ट्रैवलर्स ने क्या बताया हुआ है। तो अगर हम बात करें इब्न बतूता की, तो उन्होंने हमें स्लेव्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि स्लेव्स जैसे कमोडिटी सेल करी जाती है, वैसे ही स्लेव भी मार्केट में सेल करे जा रहे हैं या फिर एक्सचेंज करे जा रहे हैं एज अ गिफ्ट। उसके बाद कुछ काफी ट्रेंड होते हैं स्लेव जो म्यूजिक और डांस वगैरह परफॉर्म करते हैं रॉयल फैमिलीज में। ठीक है, वेडिंग वगैरह में ये चीजें कर रही हैं। उसके साथ फीमेल स्लेव्स भी होती हैं जो कुछ समय पर है ना, कभी कभी जो राजा होते हैं, जो नवाब होते हैं, वो उन्हें एज अ स्पाई के तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, कि जब भी उन्हें कोई चीजें पता लगानी होती है अपने नोबल्स के बारे में, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में, तो वो उनके घर में उन्हें एज अ डोमेस्टिक स्लेव बनाकर, एक डोमेस्टिक हेल्प बनाकर उनके घरों में अप्लाई कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, और वहां से सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इन स्लेव्स के थ्रू राजा तक आ जाया करती है। वहीं पर अगर आप सती प्रैक्टिस की बात करेंगे तो बर्नियर हमें बता रहे हैं कि इंडिया में सती जो है वो एक तरीके की इनह्यूमन प्रैक्टिस जो इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है, जहां पर कुछ महिलाएं तो इस डेथ को चेयरफुली एम्ब्रेस कर रही हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप बात करेंगे तो कुछ छोटी छोटी बच्चियां जो है उन्हें जबरदस्ती उस फ्यूनरल पायर के ऊपर धकेल दिया जा रहा है, उन्हें वहां पर मार दिया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए, और यहाँ पर बर्नियर ने एक पहला सती जो देखा हुआ था वो देखा हुआ था उन्होंने लाहौर में। अब वहीं पर अगर हम बात करें तो इन तीन मेन ट्रैवलर्स के अलावा भी और भी कई सारे ट्रैवलर्स थे जो इंडिया में आए हुए थे, जिन्होंने अपने डिटेल्ड अकाउंट जो है वो हमें इंडिया के बारे में प्रोवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम पर्शियन ट्रैवलर की बात करें तो वो है अब्दुल रज़्ज़ाक, जो कि इंडिया में आते हैं, कोझिकोडे में आते हैं। और कोझिकोडे में पहले तो आकर उन्हें चीजें काफी अलग लग रही थी, स्ट्रेंज लग रही थी, लेकिन बाद में जब उन्होंने एक टेंपल देखा तो उन्हें ये बात समझ में आई, एक आइडल हाउस को देखकर, कि भाई ऐसी चीज जो है वो उन्होंने पूरी दुनिया में इसके अलावा कहीं भी नहीं देखी हुई है। चलिए, उसके बाद अगर हम पोर्चुगीज ट्रैवलर की बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा के सी रूट को डिस्कवर करने के बाद 1500 से कई सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आ रहे हैं, और उनमें से एक हुए डुआर्टे बारबोसा, जिन्होंने यहाँ पर आपको विजयनगर एम्पायर की, ट्रेड की, सोसाइटी के बारे में बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करी हुई है। वहीं पर अगर हम बात करें डच, इंग्लिश और फ्रेंच ट्रैवलर की, तो ये यहाँ पर 1600 के आसपास आपको आते हुए दिखेंगे, जिनमें से सबसे फेमस है वो एक जूसेट रॉबर्ट नोबेली, जो कि एक इटालियन ट्रैवलर है, हु ट्रांसलेटेड द इंडियन टेक्स्ट इनटू द यूरोपियन लैंग्वेज। वहीं पर अगर आप बात करें जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवेनियन की, जो कि एक फ्रेंच ज्वेलर है, इंडिया में आते हैं, 6 टाइम उन्होंने इंडिया को विजिट किया हुआ है, एंड ही कंपेयर्ड इंडिया टू द ईरान एंड द ओटोमन एम्पायर। मनुकी की बात करी जाए तो ये भी एक इटालियन डॉक्टर हैं जो कि इंडिया में आते हैं और इंडिया में आकर ही सेटल होने का डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर जिनको आपको याद रखना है इस चैप्टर में, जिनके ऊपर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि पहला है कि राइट अ नोट ऑन द किताबुल हिंद, दूसरा कि एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ इब्न बतूता अबाउट द सिटीज ऑफ द इंडिया विद द स्पेशल रेफरेंस टू दिल्ली, एंड थर्ड वन इज अ 12-year young widow astonished Berniers deeply which made him a vibrant critic of the sati system. Analysis the statement under the evidence of the sati system as provided by the Bernier. ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके आंसर आप लिख कर मुझे डीएम कर सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहें तो इसका डिटेल वीडियो भी नीचे दी हुई लिंक से वन शॉट में देख सकते हैं। थैंक यू।